नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम अपनी जो एंशंट हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। ठीक है। और जो बुक हम कवर कर रहे हैं वो हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, जो कि हमने अपने एनालिसिस में देखा था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के सीडीएस के अंदर वो हमारे थीम्स के एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन थे वो उपेंद्र सिंह से आए हैं, बट उपेंद्र सिंह पढ़ना सीडीएस एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी बुक है। ठीक है। जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है, वो उस बुक को प्रेफर करते हैं। ठीक है। बट तो इसीलिए जो उपेंद्र सिंह है वो हमारे लिए पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं है। बट जो हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है ये हमारे लिए पढ़ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल वर्दी है, और इसका कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए हम जो ये वाली बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसे पढ़ेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या फिर सीएससीबी हो। ठीक है। वो सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ से आपको जो भी मिस्टेक लगेंगी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए पढ़ते वक्त, वो हमारी टॉपिक और पीवाई की अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके बाद अगले दिन आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे अगले दिन, वहाँ पे आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी, उन्हें आप नोट डाउन करो और उसे दोबारा उस बुक से जाके पढ़ो। ठीक है। ऐसे करके वो टॉपिक आपका पूरा 100% प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आप उसे उठाओ, उसके साथ भी यही अप्रोच करो। ठीक है। तो वही चीज़ हम अपने इस चैनल पे भी करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि हमारे यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है। उस वीडियो को देख के आप जितने भी आपके गलतियाँ होंगी वो उसको आप नोट डाउन करना और उसे दोबारा इसी बुक से पढ़ना। ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों, इस वाले पैराग्राफ की बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी हड़प्पन साइट होती हैं, हड़प्पन सील जो होता है बेसिकली, ये जो देख रहे हो ये हड़प्पन सील है, ये बेसिकली कौन से मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो हमारा बना हुआ है ये हमारा स्टेटाइट मटेरियल से बना हुआ है। इसके ऑप्शन में आपको यूपीएससी ने क्ले दे रखा था, बट वो गलत ऑप्शन था। जो हमारा सही ऑप्शन है वो स्टेटाइट है। उसके बाद अगर आप ये स्टील देखोगे तो इस स्टील के अंदर आपको कई सारी चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे कि एनिमल मोटिव बना हुआ है, कुछ एनिमल है उसका एक यहाँ पे पिक्चर है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये उस टाइप की कुछ स्क्रिप्ट है जो कि अनडिसाइफर्ड है। ठीक है। अभी अनडिसाइफर्ड मतलब कि अभी तक इसे डिकोड नहीं कर पाए कि बेसिकली क्या लिखा है। ठीक है। तो वही इस पैराग्राफ के अंदर बताई। तो ये वाली चीज़ें आपको सील के अंदर याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, सील्स लाइक दिस वन ऑफ्टन कंटेन एनिमल मोटिव एंड साइन from a script that remain undeciphered. ठीक है। yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they learned behind. ठीक है। अब हालांकि ये वाला जो सील है हमारा, ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ये अनडिसाइफर्ड है, बट उसके बावजूद भी हमें जो ये हड़प्पन कल्चर वाले लोग थे इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल पाई है। ये किस लिए मिल पाई है, क्योंकि जो ये अपनी चीज़ें छोड़ गए हैं समय के साथ, जैसे इनके टूटे फूटे घर हो गए या पॉट्स हो गए या ऑर्नामेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, उन चीज़ों को पढ़ के आर्कोलॉजिकली हम अपने इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं और इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो इस वाले पैराग्राफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो कल्चर वाली चीज़ है ना, अब जो ये पूरी का पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कल्चर वर्ड है इसे डिफाइन कर रहा है। ये आने वाले फ्यूचर में यूपीएससी ज़रूर पूछ सकता है कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखो, आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड्स एंड इवन बेक बीड्स। तो बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट कल्चर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कल्चर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक कल्चर निवास करता था। ठीक है। हड़प्पा के केस में हमें क्या देखा है, हड़प्पा के केस में हमें देख सकते थे कि सील मिला था, हमें बीड्स मिला था, ब्लेड्स मिले थे और इवन बेक बीड्स मिले थे, बेक ब्रिक्स मिले थे। बाकी अब ये जो इमेजेस हैं इसमें भी देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। और ये कहाँ से मिले थे, ये भी एक स्पेसिफिक एरिया से मिले थे हमारे, जैसे अफगानिस्तान से मिले थे, जम्मू एंड कश्मीर से मिले थे, बलूचिस्तान से मिले थे, गुजरात से मिले थे, ये जो हमारी जो फेमस हड़प्पन साइट्स है वहाँ से। ठीक है। तो इसलिए ये जो हड़प्पा है ये बेसिकली हमारा, इसलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, फिर कल्चर कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर जो हमारी सिविलाइजेशन है ये बेसिकली हमारी 2600 से लेके 1900 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हड़प्पन कल्चर है इसे हम कई बार मैच्योर हड़प्पन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बेसिकली पैराग्राफ से पहले जो आपका मैप है, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एविडेंस मिलेंगे जहाँ पे आपको ये जो हड़प्पन साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोट डीजी है, इसके बारे में पूछ रखा है कि कोट डीजी सबसे क्लोजेस्ट कौन सी हड़प्पन साइट से है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मोहनजोदारो होगा। तो ये सब आइडिया आपको तब लगेगा जब एक बार आप 2-3 बार आप इस मैप को ना अच्छे से रीड करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे हड़प्पा हमारी कौन सी रिवर के बैंक में लोकेटेड है, तो हमारा रावी रिवर की बैंक है, देख सकते हो आप सीधे सीधे जा रही है। इस बैंक के इस रिवर के बैंक पे हमारा हड़प्पन साइट लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो मैप है इस पर भी ध्यान देना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, ये जो बॉक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थीम्स के अंदर। लुक एट दिस फिगर्स फ्रॉम द नंबर्स ऑफ सेटलमेंट इन द सिंध एंड चोलिस्तान। अब यहाँ से जो चोलिस्तान है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलिस्तान बेसिकली क्या है? द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमारा चोलिस्तान क्या है, हमारा एक डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान में जो कि थार डेजर्ट को बॉर्डर करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है अपने बुक से जब पढ़ोगे तो, ठीक है। इस साइट्स में अगर आप देखो तो हमारी जो मैच्योर हड़प्पन साइट है ये सबसे ज़्यादा है हमारी चोलिस्तान के अंदर, ठीक है। 136 है चोलिस्तान के अंदर, ठीक है। और सिंध की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 65 ही हैं। और सिंध में हमारी मिनिमम साइट्स कहाँ पर हैं? मिनिमम साइट हमारी मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट जो है न्यू साइट, यहाँ पे केवल 43 हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है साइट्स का, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो पैराग्राफ है ये हड़प्पन कल्चर वाले लोगों के बारे में बताता है कि इनका बेसिकली क्या एग्रीकल्चरल रोल था, उसके बाद ये कौन से क्रॉप्स उगाते थे और इनका कैसे रहते थे, मतलब सबसिस्टेंस, मतलब इनका रहना सहना कैसा था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो इफ़ यू लुक एट मैप 1 and 2 यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम of the areas occupied by early Harappan culture. These culture also share certain common element including subsistence strategy. The Harappan ate a wide range of animal and plant product including fish. तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से एक क्वेश्चन शायद आ रखा है यूपीएससी के अंदर कि जो हड़प्पन लोग हैं ये हमारे वाइड रेंज ऑफ एनिमल और फिश के जो प्रोडक्ट्स थे ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड ऑफ चैर्ड ग्रेन, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि हमारी जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्हें कैसे एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे चैर्ड ग्रेन्स जो मिले हैं और सीड्स मिले हैं, इनके स्टडीज़ के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट था, ठीक है। दीज आर स्टडीज बाय आर्कियो बॉटनिस्ट हु आर स्पेशलाइज इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्कियो बॉटनिस्ट हमारे कौन होते हैं? जो हमारे एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं और उसके अंदर इनके स्पेशलाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा क्या कह रहा है? ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटी, चिकपाई एंड सीसम, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने नोट्स के अंदर एक टेबल बना के रख लेना है कि हमारे यहाँ पे हड़प्पन साइट में कौन कौन से हमारे ग्रेन्स फाइंड हुए थे। तो हमारे वीट हुआ था, बार्ली हुआ था, लेंटिल हुआ था, चिकपाई हुआ था और सीसम हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मिलेट्स कहाँ से फाइंड हुए थे? हमारे मिलेट्स हमारे गुजरात जो एरिया है वहाँ से हमारे फाइंड हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि हमारी जो राइस है, क्या हमारा राइस हड़प्पन कल्चर में था? तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि राइस जो था हमारा वो रेयर था बट था, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दिया कि राइस नहीं था, बट ऐसा नहीं है। राइस जो हमारा था वो भले ही कम था बट जो हमारा राइस था उसका प्रोडक्शन हड़प्पन टाइम में था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। Studies done by archaeologists and zooarchaeologists indicate that these animals were domesticated. Bones of wild species such as boars, deer and gharial are also found. We do not know whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and foals are also found, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ का ना आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो थे उनके बारे में लिखना है कि कौन कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल के हमें बोन्स मिले हैं। उसके बाद जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल में आप देख सकते हो कौन कौन से थे। कैटल थे, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ठीक है। ये सारे हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। उसके बाद जो वाइल्ड स्पीशीज़ थी हमारे उसमें थे बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है। ये सारे थे, तो ये आपको अच्छे से नोट कर। उसके बाद जो हमारा फिश है और फॉल है इसके भी हमें बोन्स मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से हमारा जो एक छोटा सा पैराग्राफ है वहाँ से कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं और कितने सारे हमारे क्वेश्चंस वहाँ पे बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कह रहा है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। विद द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्चर एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। विद द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इट इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्चर एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो फाइंड्स ऑफ ग्रेन है यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो प्रेवलेंट था, ठीक है। बट जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी हमारी वो हमें ढंग से पता नहीं चल पाई हैं, ठीक है।
हालांकि द रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो बुल था ये हमें, ये अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट ये नोन था। क्यों? क्योंकि जो इसकी सील है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस टाइप की जो सील है, इससे हमें पता चलता है कि जो बुल था हमारा जो, वो कहीं ना कहीं हड़प्पन टाइम पे नोन था। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वाज यूज फॉर प्लगिंग। ठीक है, ऑक्सन क्या था हमारा, प्लगिंग के लिए यूज था, ये भी आपको लिखना है। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉग्स हैव बीन फाउंड एट द साइट्स ऑफ चोलिस्तान एट बानीवाला। अब इस पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाए, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये जो वाला पॉइंट बता रखा है इन्होंने कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉग हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ चोलिस्तान एट बनीवाल हरियाणा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉग हमारे कहाँ से फाइंड किए गए, वो चोलिस्तान से फाइंड किए हैं, और जो कि हमारा कहाँ पे है, बानावाल पे है, और जिसका मॉडर्न नेम क्या है हमारा, हरियाणा। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड एट कालीबंगन। ठीक है, तो प्लॉग्ड फील्ड हमारे यानी कि खुदा हुआ मैदान कहाँ पे मिला हमारा, कालीबंगन राजस्थान के अंदर मिला हुआ है, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। द फील्ड हैज टू सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है कि जो हमारा फील्ड है वहाँ पे मतलब बेसिकली राइट एंगल पे उनकी क्रॉपिंग होती थी, और वहाँ पे इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स एक साथ ग्रो करी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राइट एंगल पे यहाँ पे फील्ड के अंदर क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी। अब जो मोस्ट ऑफ दी हड़प्पन साइट्स थी हमारी, वो हमारी कहीं ना कहीं सेमी एरिड एरियाज़ पे थी। ठीक है, अब सेमी एरिड एरियाज़ में अगर कोई भी साइट है और वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो वहाँ पे पानी की समस्या एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी ये हड़प्पन टाइम पे कहीं ना कहीं नोन थी उन लोगों को, और वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, बाकी द ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पा साइट एट शोटुगाई अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। अब ये जो लिखा है ना लास्ट में, नॉट इन पंजाब एंड सिंध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल हमारे कहाँ पे फाइंड कर गए हैं, शोटुगाई जाके अफगानिस्तान के अंदर, उसे वहाँ पे फाइंड कर गए हैं हमारे कैनाल्स के ट्रेसेस। उसके बाद जो पंजाब और सिंध एरिया है जो कि एरिड एरिया में ही आता है मोरलेस, बट वहाँ पे फाइंड नहीं करे गए हमारे ट्रेसेस ऑफ कैनाल। ये आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के आपको एक टेबल के अंदर नोट्स बना लेने की कौन सी चीज़ कहाँ से फाइंड करी गई है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा कि क्या वेल्स का जो सुविधा थी उस टाइम पे उपलब्ध थी, और क्या वेल्स से वो लोग इरिगेशन करते थे, तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरिगेशन। ठीक है, बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धौलावीरा में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि धौलावीरा जो कि हमारा वाटर रिजर्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमारा कहाँ पे है, धौलावीरा। उसके बाद पूछा जाता है कि धौलावीरा का मॉडर्न नेम क्या है, तो धौलावीरा का मॉडर्न नेम हमारा गुजरात है। ठीक है, तो और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, हमारा स्टोर वाटर करने के लिए यूज़ होता था। किस चीज़ के लिए वो वाटर यूज़ होता था, हमारा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये वाली चीज़ है कॉपर टूल्स, इससे आपको एक चीज़ पता लग रही होगी कि जो हमारे कॉपर टूल्स थे वो कहीं ना कहीं हड़प्पन साइट में, हड़प्पन टाइम के अंदर नोन थे। ठीक है, तो ये इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है कि क्या कॉपर टूल उस टाइम पे नोन थे, तो हाँ बिल्कुल यस नोन थे हमारे कॉपर टूल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है धौलावीरा जिसकी हमने बात करी थी ऊपर, जो हमारा ये वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ होता था, जो कि फर्दर हमारा यूज़ होता था एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये जो हमारा है इसे सैडल कॉर्न्स कहते हैं। बेसिकली जैसे हमारे गांव वगैरह में आपने देखे होंगे सिलवट्टे होते हैं जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें करी जाती हैं, तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था उन दिनों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसकी आउटर लेयर है ये हमारी कन्वेक्स है। ठीक है, और जो अंदर से है ये कनकेव है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में बता रखा है दैट इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, जो इनके बेसिस थे देवर बेसिकली कन्वेक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो बेसिकली ये जो स्टोन था इसे करी स्टोन भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस पैराग्राफ से अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदारो, जो कि एक बहुत फेमस हड़प्पन साइट थी। द परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। ठीक है, तो आज से कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अर्बन सेटलमेंट थी या फिर रूरल सेटलमेंट थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, अर्बन सेटलमेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, लेट अस लुक एट वन सच सेंटर्स मोहनजोदारो more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first to be discovered was हड़प्पन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हाँ, हालांकि मोहनजोदारो जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस और वेल नोन साइट है, बट जो सबसे पहली जो साइट हमने डिस्कवर करी थी वो हड़प्पन साइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहली साइट कौन सी थी, हमारी हड़प्पन थी, और जो सबसे फेमस है सबसे फेमस हमारी मोहनजोदारो है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो डायग्राम है इसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है, और जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उस बेसिकली इस डायग्राम को ही उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि बेसिकली जो हमारा सेटलमेंट था ये मोहनजोदारो में, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड था। ठीक है, एक तो हमारा सिटाडेल था और एक हमारा था लोअर टाउन। ठीक है, जो सिटाडेल था वो हमारा ये स्मॉल एरिया के अंदर था जैसे कि आप देख सकते हो, और लेकिन जो इसकी हाइट थी ये काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा थी। ठीक है, और जो हमारा लोअर टाउन था इसका जो एरिया था
एरिया काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था लेकिन इसकी हाइट कम थी, ठीक है, ये आप देख ही सकते हो पिक्चर के अंदर। उसके बाद द सिटाडेल ओन्स इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म इट वॉज वॉल्ड विच मैंट दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी, क्या कि जो हमारा सिटाडेल था इसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और ये हमारा मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था पूरा का पूरा सिटाडेल, ठीक है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके ऊपर जो हमारा सिटाडेल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। और ये हमारा क्या था, वॉल्ड था, कहाँ से, जो हमारा लोअर टाउन था उससे फिजिकली सेपरेटेड था, वॉल्ड था, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लोअर टाउन की अगर बात करें तो लोअर टाउन जो था ये भी वॉल्ड था, ठीक है, ये भी वॉल्ड था। एक यूपीएससी के पेपर में ये पूछ रखा है कि क्या कि लोअर टाउन जो हमारा था वो वॉल्ड नहीं था, बट ऐसा नहीं है, जो हमारा लोअर टाउन था और जो हमारा सिटाडेल था दोनों के दोनों वॉल्ड थे, ठीक है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशन। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन द प्लेस इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन्स डे। इन अदर वर्ड्स मोबिलाइजिंग लेबर वॉज मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो पूरा का पूरा ये कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे लेबर लगे हुए हैं, ठीक है, तब जाके ये बना है, ठीक है, केवल कुछ लोगों ने मिलकर नहीं बनाया इसे, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे बता रखा है वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल द बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, यानी कि जो हमारे पहले तो प्लेटफॉर्म बनाते थे उसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाते थे, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाते थे वो उस प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड होती थी और उससे ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करते थे। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पूरी सेटलमेंट थी ये प्लान करके बनाई गई थी प्रॉपर, कि यहाँ पे पूरा इस सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म होगा, उसके बाद जो है पूरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है। अदर साइंस ऑफ द प्लानिंग इंक्लूड, और क्या क्या साइंस थे प्लानिंग के, वो थे हमारे क्या इंक्लूड bricks which were baked of standardized ratio where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan sites, ठीक है। तो ये जो all वाला कीवर्ड है ये आपको याद रखना है कि such bricks were used at all Harappan sites, यानी कि जितनी भी हरप्पन साइट्स थी वहाँ पे इसी टाइप के ब्रिक्स हमारे यूज़ कर गए थे जो कि स्टैंडर्डाइज रेशियो में, जिनकी लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो ये थी हमारी, लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times and twice the height respectively, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इट लुक्स एट इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा जो रोड था बेसिकली, ठीक है, वो हमारे राइट एंगल पे बनाए गए थे और जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट अलॉन्ग देम। इफ डोमेस्टिक वाटर वेस्ट हैड टू फ्लो आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रीट था उसके साथ साथ हमारे ड्रेन जो थे वो पूरे के पूरे लेड थे और हर घर का अपना अपना एक ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसका इस वाले पैराग्राफ के अंदर आपको क्या रखना है कि जो हमारी धोलावीरा और लोथल्स की साइट्स हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो पूछ सकता है कि कौन से ऐसे दो साइट्स हैं जो जिसका एंटायर सेटलमेंट हमारा फोर्टिफाइड था, तो हमारा धोलावीरा और लोथल थी। उसके बाद जो हमारा लोथल था वो हमारा वॉल्ड नहीं था, धोलावीरा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे पहले तो हमने बात करी थी पूरे के पूरे टाउन के बारे में, जो इसकी पूरी की पूरी टाउन की प्लानिंग थी वो हमारे राइट एंगल पे इनके रोड्स थे, उसके बाद जो हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ये सारी चीज़ थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में कि इनके घरों के अंदर इनकी प्लानिंग कैसी थी बनाने की, ठीक है। द लोअर टाउन एट द मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी कहाँ पे थी, लोअर टाउन में थी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सिटाडेल में थी, लोअर टाउन में थी, यह याद रखना, ठीक है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन दी कोर्टयार्ड विद रूम ऑल द साइड। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग and weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting is an apparent concern of privacy. There are no windows in the wall along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view to the interior or the कोर्टयार्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली जो हमारा ये पूरा का पूरा सेटलमेंट था इसमें जो हमारा कोर्टयार्ड था ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि जिसमें हमारी कुकिंग होती थी और वीविंग होती थी, इस सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों जो हरप्पन लोग थे इनकी जो प्रिवेसी है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। ये हमें कैसे पता चलता है कि क्यों, सबसे पहले तो ऐसा पता चलता है कि जो उनकी वॉल्स थी इन पे एक भी खिड़की नहीं थी, ठीक है, ऐसा पता चलता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इनका मेन एंट्रेंस है वो भी डायरेक्ट व्यू नहीं देता था इनके इंटीरियर कोर्टयार्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इनका जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से अगर आप सीधे देखो तो ये केवल दीवार दिख रही है, ठीक है। जो नॉर्मल घर होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा आप यहाँ से देखोगे मेन एंट्रेंस है तो हॉल दिख जाता है, पूरा का पूरा घर अंदर से कैसा है वो दिख जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी खिड़की नहीं है पूरे उसमें,
और उसके बाद क्या है हमारा जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे आप देखो केवल कुछ भी ज़्यादा हमें इस घर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो था पोर्शन, ये हमारा कोर्टयार्ड था जो कि एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता था, जैसे कुकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन कनेक्टेड थ्रू वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। तो जो हर घर था उसका एक खुद का एक बाथरूम था जो कि ब्रिक्स वगैरह से बना हुआ था, और उसका जो ड्रेन था वो डायरेक्टली कनेक्ट था उनके वॉल से, ठीक है। तो मतलब एक प्रॉपर ड्रेनेज था बेसिकली, मोटा मोटा। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच दिस सेकंड स्टोरी ऑफ द रूफ। मेनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफ्टन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर बाय। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज 700, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जो घर थे वहाँ पे वेल्स भी थे, ठीक है। और वो वेल्स ऐसी जगह पे थे कि जैसे कोई वहाँ पे राहगीर भी जा रहा है या फिर कोई बंदा जा रहा है वहाँ से, वो भी घर के अंदर घुसे बिना उस वेल को यूज़ कर सकता है, ठीक है। और पूरे के पूरे मोहनजोदड़ो में हमें 700 वेल, मतलब 700 कुएँ हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना नंबर। उसके बाद जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, ये ऐसा नहीं कि केवल लार्जर सिटीज़ के अंदर ही था, बट कि जो स्मॉलर एरियाज़ थे, जो स्मॉलर सिटीज़ थी, सेटलमेंट थी, वहाँ पे भी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था वो देखा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज़ बट वर ऑल्सो फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे लोथल में जो घर थे वो तो बनते थे हमारे मिट्टी के ईंटों से, पर जो उनकी ड्रेनेज थी वो मिट्टी की ईंटों को पका के बनाई जाती थी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रांग बनाई जाती थी, ठीक है, जिससे वाटर लीकेज वगैरह ना हो शायद उस वजह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि जो ड्रेनेज था वो बर्न्ड ब्रिक से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद सिटाडेल की बात करें तो इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर probably used for special purposes. This include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remains, while the upper portion probably of wood decayed long ago, and the great bath. तो यहाँ से हमें जो सिटाडेल है इसके बारे में स्टडी करने को मिलता है कि सिटाडेल जो जैसे हमने देखा जो लोअर सेटलमेंट लोअर टाउन था पहले, वो लोअर टाउन हमारा रेजिडेंशियल एरिया था बेसिकली एक तरह से, ठीक है। बट जो सिटाडेल था एक प्रॉपर एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा वेयर हाउस था और हमारा ग्रेट बाथ था। जो ग्रेट बाथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारा ग्रेट बाथ था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे। जो हमारा ग्रेट बाथ था ये चारों साइड से हमारा ब्रिक्स से सराउंडेड था। उसके बाद जो ब्रिक्स थी बेसिकली वो मोटर और जिप्सम की मदद से इन्हें सील किया जाता था और वाटर टाइट किया जाता था ताकि इनके जो वाटर लीकेज है वो ना हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ग्रेट बाथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्रेट बाथ था ये ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर बाथ के लिए था, बेसिकली ये हमारा स्पेशल रिचुअल बाथ था, ऐसा हमारे स्कॉलर्स ने अनुमान लगाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज बेसिकली रिचुअल बाथ, ठीक है। जो हमारा कस्टम्स होते हैं, मतलब कि भी वंस इन अ ब्लू मून वहाँ पे जाके नहाना वगैरह होता होगा, जो भी इनकी होता होगा, जो भी कल्चर होता होगा, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए था, ठीक है। तो अब तक तो हमने ये पता लगाया कि जो हड़प्पन लोग थे ये किस टाइप के एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, कैसे इनके सेटलमेंट थे, कैसे इनके रहने का तरीका था, क्या इनके कस्टम्स थे। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा इस पैराग्राफ से कि इनके बीच में कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे। तो सबसे पहले इनके जो बरियल्स थे इनको स्टडी करके पता चल जाता है कि क्या इनके अंदर सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टन स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग अ पर्टिकुलर कल्चर। दिस इंक्लूड्स स्टडिंग बरियल्स, ठीक है। You are probably familiar with the massive pyramid of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan site. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth is buried, ठीक। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारा बरियल्स है एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल डिफरेंस को स्टडी करने का। इसका एग्जांपल इन्होंने उठाया कि इजिप्ट से, कि कई बार इजिप्ट में आपने भी देखा होगा जो इजिप्ट के जो मम्मीज़ वगैरह को खोलते थे तो इसके किसी मम्मीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गहने निकलते थे, किसी के अंदर कुछ नहीं निकलता था। तो इसका मतलब वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे, जिसके अंदर गहने निकल रहे हो भाई हो सकता है राजा हो या फिर रानी हो या फिर कोई प्रिंस हो रॉयल उनका, ठीक है। और जो नॉर्मल बंदे होंगे उन्हें तो ऐसे ही गाड़ दिया होगा। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ऊंच नीच का भेदभाव कहीं ना कहीं इजिप्ट के अंदर था, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस हड़प्पन कल्चर को भी स्टडी करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल्स वर मेड, इन सम इंस्टेंसेस द हॉलो स्पेस वर लाइन इनटू ब्रिक्स। Could these be an indication of social differences? We are not sure. Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used for afterlife, ठीक है। तो जो कुछ ग्रेव्स थे हमारे, यानी कि जो कुछ कब्रें थी वहाँ पे कुछ हमें ऑर्नामेंट्स और पॉटरी मिली है, और शायद हो सकता है इस बिलीव से उन्होंने ऑर्नामेंट्स और पॉटरी उस लाश के साथ डाली हो, उस डेड बॉडी के साथ डाली हो, कि ये जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगले जीवन में ये सारी की सारी चीज़ें उसे काम आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि इस चीज़ के लिए डाली हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बोरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अमूमन हम सोचते हैं कि जो वुमन होती है उनके
साथ ही ज्वेलरी एसोसिएटेड होती है, बट यहाँ पे जो हमारा मैन है उनके साथ भी हमारी ज्वेलरी एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बोरियल्स ऑफ both men and women. In fact, the excavation at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of microbeads were found near the skull of a male. In some instances, the dead were buried with copper mirrors, but on the whole, it appears that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो ये पैराग्राफ पढ़ना है कि हमारा जैस्पर क्या होता है, एक काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है। और ये जो माइक्रोबीट्स है, जो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीट्स है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीट्स है ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, ये सोचा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये भी फाइंड किया गया है इस बरियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बताया इन्होंने कि जो हमारे हरेपन है ये बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे प्रीशियस थिंग को बरी करने के लिए डेड बॉडी के साथ, ठीक है। दूसरा, हमने जो लग्जरीज थी इनकी उन्हें स्टडी करने की कोशिश करी है। Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxurious. The first category includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. These includes corn, pottery, needles, flesh rubbers, एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले तो हमें इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने लग्जरी जो मटेरियल है उन्हें 2 चीज़ों में डिवाइड करा है। पहले तो यूटिलिटेरियन कि मतलब जो हमारी बेसिक यूटिलिटी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा इसने बता ही रखा है कि जैसे क्वांस हो गया, पॉटरी हो गया, नीडल्स हो गई, ठीक है, और फ्लैश लवर हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें हमारी जो बेसिकली डेली यूज़ में हमारी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लग्जीरियस आइटम को अलग क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्लासीफाई किया हमारा कि पहले तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अज्यूम किया कि जो ऑब्जेक्ट हमारे लग्जीरियस कब होता है, ऑब्जेक्ट हमारा लग्जरियस तब होता है जब उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो, ठीक है, और वो बहुत रेयर और कॉस्टली मिलता हो, ठीक है। तो यही इस चीज़ में बता रखा है, आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट वर लग्जूरियस इफ दे आर रेयर टू और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। थस लिटिल पॉट्स ऑफ फियंस, ये जो फियंस पॉट है ये आप देख सकते हो, इसे लग्जरियस पॉट माना गया है, ठीक है। विच इज़ मेड अप ऑफ वॉट, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद कलर एंड गम एंड देन फायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किससे बनाई है, इस पे क्वेश्चन शायद आ रखा है, क्या किससे बनाया हमारा ये ग्राउंड सैंड से बनाया या फिर सिलिका से बनाया, जिसे हमने किसके साथ मिलाया, गम के साथ मिलाया है और उसे फिर मतलब अग्नि में तपा दिया है, ठीक है। तो उसे तप के बनाया, ठीक है। वर प्रॉब्ली कंसिडर पीसेस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हमारा फियंस फॉन्स, ठीक है। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल वोर्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फियंस। डू वी क्लासीफाई दम एज यूटिलिटेरियन और यू लग्जरियस। तो यहाँ पे हमारी विडम्बना क्या लिखनी कि जो हमारा फियंस पॉट है जिसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसी मटेरियल से हमारे एक बेसिक यूटिलिटेरियन वाली चीज़ें भी बनी है हमारी, जैसे हमारे यहाँ पे दे रखा है स्पिंडल बनाया है, ठीक है, और हॉर्स बने हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें से भी हमारी ये बने हैं। तो अब यहाँ से ये विडम्बना है आर्कियोलॉजिस्ट की कि हमें कहाँ क्लासीफाई करें इन मटेरियल्स को, हमें लग्जरियस में क्लासीफाई करें या फिर यूटिलिटेरियन में क्लासीफाई करें, ठीक है। तो ये एक विडम्बना है, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये इस चीज़ से पूछ सकता है कि जो हमारे स्पिंडल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो उसमें आपको कॉपर दे देगा, किसी और चीज़ को दे देगा, बट वो हमारे किससे बने थे, हमारे फियंस से बने थे, जो कि एक रेयर मटेरियल होता है और हार्ड टू मेक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ है, इसे हम अभी देखेंगे आगे। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पन एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट, ठीक है। तो जो हमारे जो लग्जरियस आइटम थे वो हमारे बेसिकली कहाँ से फाइंड होते थे, मेजरली जो लार्ज सेटलमेंट होती थी जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ से, ठीक है। और जो स्मॉलर सेटलमेंट होती थी वहाँ से रेयरली फाइंड होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियंस परहैप्स यूज एज परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा जैसी छोटी सेटलमेंट में हमें कोई सा भी ऐसा पॉट मिला नहीं है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड टू वॉज रेयर एंड प्रॉब्ली प्रीसियस, ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वर रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारा गोल्ड था, ऐसा नहीं कि गोल्ड की प्रेवलेंस थी नहीं उस टाइम पे, गोल्ड था हमारा अवेलेबल था, लेकिन वो रेयर था, ठीक है। और कहाँ से मिला था, हमारा होर्ड्स से मिला था। अब होर्ड्स क्या है उसके बारे में ये बता रखा है। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट carefully by people often inside containers such as pots. Such hoards can be of jewelry or metal objects saved for reuse by metal workers. If for some reason the original owner do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologists find them, ठीक है। तो होर्ड्स बेसिकली हमारे कहते हैं एक तरह के कंटेनर थे जिसके अंदर प्रीशियस आइटम्स या फिर ये मेटल्स वगैरह के आइटम रखे जाते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। हमारे ये क्राफ्ट जो प्रोडक्शन है इसके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, कि कैसे हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन उस टाइम पे था। तो जो हमारा चंदोरा साइट है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है क्योंकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उसके बारे में डील करता है। जो हमारा चंदोरा साइट था इट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे
दबा के क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और इसी चीज़ के लिए डिवोटेड था, ठीक है। और किस टाइप की चीज़ें होती थी यहाँ पे, शेल कटिंग होती थी, मेटल का काम होता था, सील मेकिंग होती थी, वे मेकिंग होती थी, जो वे, तो इस टाइप की सारी चीज़ें होती थी। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीट्स इज रिमार्केबल। कौन कौन सी मटेरियल से बनाया जाता था हमारा बीट्स हमारे समझते हो ना, जो हमारे माला होती है, जो माला जपते हैं हम, बेसिकली उसी को कहते हैं बीट्स, एक माला के उसको कहते हैं बीट, ठीक है। तो किस चीज़ से बनाया जाता था हमारा, एक स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, ठीक है। कार्नेलियन जो होता है एक स्टोन, क्या होता है हमारा, ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, ठीक है, ब्यूटीफुल रेड कलर का होता है। जैस्पर से बनाया जाता था, क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनाया जाता था, स्टेटाइट से बनाया जाता था, मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इन सभी से बनाया जाता था, एंड शेल, फियांस एंड टेराकोटा और बर्न क्ले, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बनाया जाता था। सम बीट्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर एंड सम स्टोन्स वर विद गोल्ड कैप्स। द शेप्स वर न्यूमरस। अच्छा, कौन कौन सी शेप्स थी, इस शेप से भी शायद क्वेश्चन आ रखा है, आपको ये शेप्स भी याद रखनी है कि हमारे डिस्क शेप भी थी, सिलेंड्रिकल भी थी, स्पेरिकल भी थी, बैरल शेप भी थी, ठीक है। इन सारी चीज़ों से था। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती थी, हमारी चंदोरा जो हमारी साइड थी वहाँ पे होती थी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जितने भी हमारे आर्टिफैक्ट थे, इनके अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करी थी इन्हें बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा स्टेटाइट था, जो हमारा सील बनाने के लिए भी यूज़ होता था, ये एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप का हमारा स्टोन था, यानी कि पत्थर था, जो कि बहुत आसानी से इसे काटा वाटा जा सकता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना स्टेटाइट के बारे में कि इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into final form. Grinding, polishing, and drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chandora, Lothal, and more recently at Dholavira. ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्यों करता है, तो सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि जो रेड कलर होता है हमारा, वो कैसे आता था हमारा। रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग दी येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीट्स एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। तो अग्नि में तपा के उन्हें जो रेड कलर है वो फाइंड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो थी वो कहाँ से हमें मिली हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वर फाउंड फ्रॉम चंदोरा, लोथल एंड मोर रिसेंटली इन धोलावीरा, ठीक है। तो चंदोरा और लोथल से हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली है जो कि इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने में यूज़ होती थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नागेश्वर और बालाकोट साइड थी, ये हमारे कहाँ पे थे, ये हमारे कोस्ट पे थे, ये आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कौन से हमारी 2 हड़प्पन साइड्स हैं जो कोस्ट पे थी, तो नागेश्वर और बालाकोट जो थी वो हमारी कोस्टल साइड्स थी, ठीक है। और यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट मिलते थे, आपको भी पता है क्योंकि जो कोस्ट है मतलब कोस्ट का मतलब क्या, समुद्र के पास हमारा शेल तो मिलते ही है, ठीक है। तो शेल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो बनती थी, जैसे बैंगल्स हो गया, ठीक है, लेडीज़ वगैरह के, और हमारे और लैडल्स हो गया, इनले हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिलती थी, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें इसकी ये वाला जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा CAPF का जो पेपर हुआ है अभी 2023 का, इसमें ये पूरी की पूरी डिटो लाइन छेपी गई है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, कि मतलब जो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे इन चीज़ों को देखते हैं। किन चीज़ों को देखते हैं, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर्स, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। In fact, waste is one of the best indicator for craft. For instance, if shell or stone is cut to make object, then pieces of these material will be discarded as waste at the place of production. तो ये वाली जो चीज़ें है ये डिटो हमारी CAPF 2023 में उन्होंने लाइन बाय लाइन डाला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल साइट्स हैं जैसे हमारा नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, वहीं पे था। जो हमारे क्राफ्ट जो प्रोडक्शन था वो हमारा बड़ी साइट जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पे भी होता था, यहाँ पे देख सकते हो ऑल्सो, ठीक है। द क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा उसके बाद हमें इन हड़प्पन साइड से टेरिकोटा मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो बुलक कार्ट्स था एक इंपॉर्टेंट मीन्स था ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें यहाँ से कंफर्म होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेरिकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द लैंड रूट, ठीक है। तो लैंड रूट के लिए ये था, ठीक है। और रिवराइन रूट के लिए क्या था, रिवराइन रूट अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज कोस्टल रूट्स वाज आल्सो प्रोबेबली यूज, ठीक है। तो रिवराइन रूट्स जो था और लैंड रूट्स जो थे वो दोनों के दोनों हमें यूज़ करे जाते थे हड़प्पन टाइम पे, ठीक है। इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें ये बता रखा है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नागेश्वर और बालाकोट जो था वहाँ से हमें क्या मिले, शेल्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शोटुगई था जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या मिले, बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस एंड लेपिस लेजुली, ठीक है, जो कि हमारा एक ब्लू स्टोन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू का होता है। तो ये मिले हमें, ठीक है। और जो हमारा लोथल साइड थी वहाँ से हमें कार्नेलियन मिले हैं, और हमें लोथल साइड से ही स्टेटाइट भी मिले हैं और मेटल्स भी मिले हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ की आपको एक लिस्ट बना देनी कि कौन सी साइड से कौन सी चीज़ हमें मिली है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे गानेश्वर जोधपुर कल्चर के बारे में बात किया गया है, तो ये आप पढ़ोगे पैराग्राफ तो आपको समझ में आएगा, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। देयर इज एन एविडेंस ऑफ खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। तो एक बेसिकली एक खेतरी एरिया था हमारा ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। हालांकि इसके बारे में इतना ही दे रखा है, जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें दे रखा है, बट आप इतना फिलहाल अपना याद रखो, बाकी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैप है, ये पूरा का पूरा मैप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी साइट्स आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, रीसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली बॉट फ्रॉम ओमान, यानी कि कॉपर हमारा कहाँ से बॉट होता था, हमारा ओमान से बॉट होता था, ये आपको नोट करना है। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन, यानी कि ट्रेसेस ऑफ निकल से हमें क्या पता चलता है कि इसका एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, एक ही जगह से ये प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, चाहे वो हरप्पन आर्टिफैक्ट हो या फिर ओमानी कॉपर हो, ठीक है। There are other traces of contact as well. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani site, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे फाइंड हुआ है, ओमानी साइड पे, और जिस जार की बात कर रहा है वो ये है, ठीक है। Such thin coating prevent the percolation of liquid. We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that Harappan exchanged the content to these vessels for Omani copper, ठीक है। Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refers to the copper coming from the region called Magan, perhaps a name for Oman. So Magan was a name for what? It was a name for Oman. ये आपको याद रखना कि मॉडर्न नेम इसका क्या है, ओमान है। एंड जितनी भी साइट्स हैं ये जैसे मेसोपोटामिया हो गया, डिलमन हो गया, मगन हो गया, ठीक है, उसके बाद जो मलुआ हो गया, इन सब के आपको मॉडर्न नेम याद रखना है जो अभी आने वाले पैराग्राफ में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डिलमन है, इसका मॉडर्न नेम हमारा बहरीन है, ठीक है। उसके बाद जो मगन है हमारा, उसे ओमान कहते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था। उसका जो मेसोपोटामिया है, इसे इराक, जो हमारा मॉडर्न टाइम इराक है, वो मेसोपोटामिया को कहते हैं। उसके बाद जो हमारा मलुआ है, वो मलुआ हमारा क्या है, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे ये मलुआ वाला साइड लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इनके मॉडर्न नेम्स। और इस वाले पैराग्राफ में आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है इस जार के बारे में, ये हरप्पन जार फाउंड फ्रॉम वेयर, इट इज़ फाउंड फ्रॉम ओमान, ठीक है। और ये इसमें जो ब्लैक कोटिंग थी, ये क्या करती थी, इसकी पर्कुलेशन, यानी कि इसमें से लिक्विड निकले ना, इस चीज़ को ये इंश्योर करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, शायद किसी पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस पैराग्राफ के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये अगर फिगर देखो, तो ये जो जैसे आप फिगर देख रहे हो, ये देख रखे हो, इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल टाइप की शेप हमारे कहाँ पे मिलती थी, ये मेसोपोटामियम साइड में जो थी, वहाँ पे हमारी सिलेंड्रिकल शेप मिलती थी। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो सिलेंड्रिकल शेप वाली जो सील्स होती थी वो किधर होती थी, तो वो हमारी कहाँ होती थी, मेसोपोटामियम में होती थी। ये आपको नोट्स में अपने नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद other archaeological finds suggestive of long distance contacts include Harappan seals, weights, dice and beads, यानी कि हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीट्स, इन सब का हमारा क्या होता था, लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट होता था, यानी कि एक्सचेंज होता था, ठीक है, ट्रेड का। In this context, it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with region named Dilmun, probably the island of Bahrain, जो हमने ऊपर मैप के अंदर नोट भी किया था कि डिलमन का मॉडर्न नेम क्या है, बहरीन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मगन एंड मेलुआ पॉसिबली द हरप्पन रीजन, ठीक है। तो मगन और मेलुआ जो हमारा है वो हरप्पन रीजन है, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान के पास। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मलुआ। अच्छा, प्रोडक्ट्स फ्रॉम मलुआ कौन कौन से हमारे, ये आपको याद रखना है, कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसे नोट कर लेना है। मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मलुआ, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो ये वाली जो लाइन है, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। सम आर्कियोलॉजिकल थिंक दैट हाजा बर्ड वॉज अ पिकॉक। व्हाट सम आर्कियोलॉजिकल थिंक व्हाट, कि जो हाजा बर्ड है वो हमारी वो पिकॉक को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाजा बर्ड बोल के, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया वॉज बाय सी, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ओमान के लिए, बहरीन के लिए, मेसोपोटामिया के लिए, वो हमारे कैसे हो सकता था, सी के थ्रू हो सकता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जितनी भी हमारी ये साइट्स हैं, ये हमारा मेलुआ हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, और डिलमन हो गया, जिसे हम बहरीन कहते हैं, ये इस जो ये सी है, इस सी के थ्रू ही हमारा कम्युनिकेशन हो सकता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बताने की कोशिश करी गई है इसमें। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि लैंड ऑफ सी फेयर किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ सी फेयर हमारा मलुहा को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो और ये कौन से टेक्स्ट में बोला गया है, ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बोला गया है। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में अंदर लैंड ऑफ सी फेयर किसको बोला गया, मलुहा को बोला गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बिसाइड्स वी फाइंड डिफिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑफ ऑन सील्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो जो
सील है, इसके अंदर आपको इस टाइप की बोट की हमें डिपिक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो डिपिक्शन ऑफ बोट सील, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है, द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरीज हरप्पन मोटिव। इंटरेस्टिंगली लोकल डिलमिन वेट्स फॉलोड दी हरप्पन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो पर्शियन के जो सील्स होते थे वो हमारे क्या होते थे, बेसिकली राउंड होते थे, और जो मेसोपोटामियन होते थे वो हमारे सिलेंड्रिकल होते थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एक बार को। उसके बाद यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करी गई है कि सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। इमेज ऑन बैग गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स माउथ वॉज टाइड विद अ रोप एंड ऑन अ नॉट वॉज affixed some wet clay on which one or more seal were pressed, leaving an impression. If the bag reached with the seals intact, it meant that it has not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली जो हमारे कम्युनिकेशन था लॉन्ग डिस्टेंस वो हमारे सील्स के थ्रू होता था, ठीक है, और सीलिंग के थ्रू होता था, सील्स के थ्रू और सीलिंग के थ्रू। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी पैकेट अपना भेजा तो उस पर जैसे आज के टाइम में हम मोहर लगा देते हैं या फिर उसे सील कर देते हैं, तो उसी टाइम पे वहाँ पे क्ले और कुछ वेट क्ले का यूज़ करके और सील का यूज़ करके उसे ना मतलब एक तरह से सील कर दिया जाता था। अब जब वो आइटम रिसीवर के पास पहुंचता था तो अगर वो सील टूटी होती थी तो वो बंदा समझ जाता था कि मेरे जो पार्सल है या फिर जो भी मेरा आर्टिकल है इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है, ठीक है। और अगर नहीं टूटा हुआ था तो मतलब कि वो सीधे सीधे हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट के बारे में बात करने की कोशिश करी गई है। हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग probably containing the name and title of the owner. Scholars have also suggested that motif generally on animal कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कैन नॉट रीड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मोटिव किसके लिए यूज़ होते थे, जो बंदे लिख पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए मोटिव लगा के भेजते थे हम अपने सील्स के अंदर ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेन्स अबाउट 26 साइंस, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेन्स हाउ मेनी साइंस, 26 साइंस, ठीक है। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टिल डेट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिक वेयर ईच साइंस स्टैंड्स फॉर अ वॉल और कॉन्सोनेंट, as it has just too many signs somewhere between 375 to 400। तो हमारे जो स्क्रिप्ट थी वो बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ठीक है, उसमें साइंस थे, और साइंस कितने थे हमारे 375 से लेकर 400 तक, ये आपको याद रखना है। इट इज़ एपरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी आपको याद रखना है। इस पर एक क्वेश्चन बन रखा है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, कि हमारे क्या याद रखना है आपको, बेसिकली पहले तो इसमें जो हमारे साइंस थे वो हमारे 400 के करीब साइंस थे। उसके बाद जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेकर लेफ्ट तक लिखी जाती थी, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मली लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, हमारी राइट से लेफ्ट तक राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी हमारी पहले वाली स्क्रिप्ट, ठीक है। एज सम सील्स शो अ वाइडर स्पेस रेंजिंग इन राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, यानी कि जैसे हमें पता कैसे चलता है, इसका एविडेंस कैसे मिलता है कि जो कुछ सील्स है वहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जैसे हमारा ये पेज है तो यहाँ से हमने राइट से लिखना स्टार्ट किया तो हमारी जो क्रैम्पलिंग हो रही है कि जैसे वर्ड घुसा के लिख देते हैं स्पेस कम की वजह से, वो लेफ्ट साइड हो रही है। तो जनरली जब हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो हमारी जो क्रैम्पलिंग होती है वो राइट साइड होती है ना, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड हो रही है, इसका मतलब वो लोग लेफ्ट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, किन किन ऑब्जेक्ट्स पे ये राइटिंग होती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। सील्स पे होती थी, कॉपर टूल्स पे हम राइटिंग करके भेजते थे, रिम्स ऑफ जार पे करते थे, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स पे करते थे, ज्वेलरी पे करते थे, बोन रोड्स पे करते थे, एंड इवन एन एंशंट साइन बोर्ड, ठीक है। रिमेंबर देयर मे बी हैव राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल टू, तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या पेरिशेबल मटेरियल पे भी राइटिंग करके भेजा करते थे, तो हाँ बिल्कुल भेजा करते थे, यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट्स की बात करी गई है। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजिंग मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल। तो कौन से स्टोन से हमारे वेट्स होते थे, जैसे आज के टाइम में हमारे तराजू में वेट होते हैं लोहे के, तो उस टाइम पे हमारे ये चर्ट मटेरियल जो होता था उसके वेट बनाए जाते थे और ये क्यूबिकल होते थे, ठीक है, क्यूबिकल होते थे ऐसे इस टाइप के कुछ, विद नो मार्किंग, ये भी आपको याद रखना, मार्किंग नहीं होती थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनके लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट होते थे वो बाइनरी होते थे, यानी कि जो छोटे वेट होते थे वो हमारे बाइनरी होते थे 1 2 8 के उसके फॉर्म में, ठीक है। और जो हायर डिनोमिनेशन होते थे वो डेसिमल होते थे, जैसे 0.1 इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी 1 2 3 4 8 16 32 एक्सेट्रा, अप टू कब तक होते थे, अप टू 12,800 तक होते थे, ये देख सकते हो कितना हाई है। while the higher denomination followed the decimal system, ये आपको याद रखना है। higher denomination followed what? It followed decimal system. The smaller weight were probably used for weighing jewelry and beads. Metal scan pans have also been found. तो ये आपको याद रखना है, metal scan pans have also been found। और जो smaller जो हमारे weights होते थे वो jewelry वगैरह के लिए यूज़ होते थे, वो आज भी हमारे सोनार वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे वेट रखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, एंशिएंट अथॉरिटी में there are indication of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of
the Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights, and bricks. Notably, bricks, though obviously not produced in single center, were a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. We have also seen that settlement were strangely up to in specific location for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks and for construction of massive walls and platform. Who organized this activity? तो इसमें बेसिकली हम अथॉरिटी जो होता है, एक जैसे कोई सरकार होती है या फिर किंग होता है, उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे हमारे जो सील्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, उसके बाद जो हमारे वेट्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, उसके बाद जो ब्रिक्स है वो भी एक स्टैंडर्ड रेशियो में होती हैं। तो ये ऐसा क्यों है? या तो कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो जिसमें ये पूरा का पूरा रेगुलेटेड होता हो, या तो कोई प्रॉपर इस टाइप का किंग हो जो ये रेगुलेट करा रहा है। तो यही चीज़ हमने अथॉरिटी फाइंड करने की कोशिश करी है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। If we look for a center of power for the depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answer, ठीक है। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनसे हमें कोई भी इमीडिएट अथॉरिटी या फिर पावर के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज अ पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नॉट स्पेक्टेकुलरली फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज अ प्रीस्ट किंग। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से लिया गया था? हमारा मोहनजोदारो से, प्रीस्ट किंग, जो हमने ऊपर ये फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग कहते हैं इसे। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग्स एंड हैव फाउंड पैरेलल्स टू द इंडस रीजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टैचू, वेट अ मिनट, हाँ, तो ये वाला जो स्टैचू था हमारा ऊपर वाला, तो इसके आर्कियोलॉजिस्ट ने किससे कंपेयर किया? जो मेसोपोटामियन वो सिविलाइजेशन है पूरा, उससे कंपेयर किया, और वहाँ पे उन्होंने प्रीस्ट किंग नाम रख रखा था। तो उसी का पैरेलली यहाँ पे इन्होंने पैरेलल ड्रॉ करके उसी को उसके हिस्ट्री के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है, और इसका भी नाम प्रीस्ट किंग रखा है, ठीक है। बट एज वी विल सी द रिचुअल प्रैक्टिसेस इन हरप्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट, नॉर आर देयर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दीज वर परफॉर्म्ड देम, वेदर दोज हु परफॉर्म देम ऑल्सो हेल्ड पॉलिटिकल पावर। तो बेसिकली हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे जो रिचुअल्स होते थे सिविलाइजेशन के अंदर, इससे हमें ये पता नहीं चल पाता बिल्कुल भी कि जो ये लोग परफॉर्म करते थे इनमें ये पॉलिटिकल पावर होल्ड करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। तो उतना हमें एविडेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पे क्या अथॉरिटी होती थी या फिर किंगशिप होती थी, किस टाइप की हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो हमें अभी तक नहीं पता। तो इसमें अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अपना अलग अलग थॉट है। जैसे सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई कोई रूलर होते नहीं थे, एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। अदर फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। कुछ सोचते थे कि वहाँ पे एक सिंगल रूलर नहीं होता था, बट और भी कई सारे होंगे। दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, Harappan had another, and so forth. Yet another argued that there was a single state given the similarity in artifact, the evidence for planned settlement, the standardized ratio of brick size and establishment of settlement near sources of raw material. तो कुछ सोचते थे कि भैया यहाँ पे एक सिंगल स्टेट होता होगा तभी तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ हमें ब्रिक मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है, आर्टिफैक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसको लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं है अभी। लेकिन जो सबसे प्लॉसिबल थ्योरी यानी कि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी हमारी कौन सी है? जो लास्ट वाली है, जिसमें हम सिंगल स्टेट की बात कर रहे हैं कि भैया एक सिंगल स्टेट होगा तभी तो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो के ब्रिक्स होंगे, स्टैंडर्डाइज रेशियो के आर्टिफैक्ट्स होंगे, सील्स होंगे, ठीक है, वेट्स होंगे, बीट्स होंगे। तो इसलिए जो हमारे एक हमारी सिंगल स्टेट वाली जो फिलॉसफी है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये वाली, वेट अ मिनट, हाँ ये वाली सिंगल स्टेट वाली, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एज ऑफ नाउ द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट plausible as it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented such complex decision, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये सिविलाइजेशन है वो एंड कब से स्टार्ट होने लगी, ठीक है। तो द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मैच्योर हरप्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैव बीन अबैंडन्ड। ये वाला जो क्वेश्चन था ये सीडीएस के अंदर पूछा गया है, जिसमें ये डेट पूछी गई है बेसिकली कि कौन से डेट सदी से हमारा जो मैच्योर हरप्पन कल्चर था जो कि चोलिस्तान के अंदर था वो कब से अबैंडन या फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो उसका करेक्ट आंसर था हमारा 1800 BC, ठीक है, जो यहीं से पूछा गया था। साइमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन हरियाणा, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन द फ्यू हरप्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture marked by disappearance of distinctive artifacts of the civilization. Weights, seals, specialized beads, writings, long distance trade and craft specialization also disappeared. तो जैसे जैसे अब डिक्लाइन होने लगा 1900 BC के बाद हमारा जो हमारे ये इस टाइप की जो चीज़ थी आर्टिफैक्ट्स है, जैसे हमारे वेट्स हो गए, सील्स हो गए और बीड्स हो गए, इन सब में जो हमारे जो एक सारे के सारे हमारे धीरे धीरे 1900 BC के बाद डिक्लाइन होने लग गए, ठीक है। इनका जो सिग्निफिकेंस था वो कम होने लग गया, ठीक है, और कम दिखने लग गई है।
इन जनरल फार फ्यू मटेरियल्स वर यूज फॉर मेकिंग फार फ्यूअर थिंग्स. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरिएटेड, जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थे वो भी घट गए हमारे, यानी कि खराब हो गए. एंड लार्जर पब्लिक सर्विसेज वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस. Overall, artifacts and settlement indicate a rural way of life, what is called late Harappan civilization और successor culture. ठीक है, तो हमारा रूरल वे कब से हुआ? हमारा लेट हरप्पन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से हमारा रूरल वे हुआ. ऊपर हमने पढ़ा था ना अर्बन वे सिविलाइजेशन जो थी, और यहाँ पे हमारी रूरल वे स्टार्ट हो गई. कब से? 1900 से. ठीक है, BCE से. तो ये आपको याद रखना है इस पैराग्राफ के अंदर. अब ऐसा क्यों हुआ कि जो इतनी सिविलाइजेशन अच्छी थी, जिसमें स्टैंडर्डाइज रेशियो थे, ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज़ प्लान थी, वो एकदम से डिटोरिएट होनी क्यों स्टार्ट हो गई 1800 BC के बाद और 1900 BC के बाद? तो इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन बताए जाते हैं. कुछ कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके वजह से ये जो ये सिविलाइजेशन है वो गिर गई. उसके बाद कुछ लोग डिफॉरेस्टेशन को कहते हैं कि भाई पेड़ बहुत ज़्यादा काट देते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड्स आ गए वहाँ के एरियाज़ में, इस वजह से जो पूरी सिविलाइजेशन थी वो वॉश अवे हो गई. ठीक है, कुछ कहते हैं कि भाई लोगों ने वहाँ से पलायन कर लिया, या फिर जो रिवर्स थी वहाँ पे वो सूख गई और वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गई रिवर कहीं और, उन्होंने अपना वाटर बेड बना लिया. ठीक है, तो इस टाइप के कई सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, बट अभी तक कोई सा भी एक ठोस सबूत नहीं दे पाया कि ठोस रीज़न नहीं दे पाया कि क्यों डिक्लाइन हुई है. सम ऑफ दीज कॉजेज में होल्ड फॉर सर्टन सेटलमेंट बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन. ठीक है, इट अपियर्स दैट a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evidenced by disappearance of seals, script, distinctive beads and pottery, the shift from a standardized weight system to use for the local weights, and the decline of the abandonment of the cities. The subcontinent would have to wait for over a completely millennium for new cities to develop in a completely different region. अभी ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको बेसिकली कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो कुछ चीज़ें ही हैं जो आपके काम की हैं. पहली बात तो ये जो R.A.M. व्हीलर है, ठीक है, उन्होंने जो ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे जो कि जिसकी वजह से जो हमारी ये क्या कहते हैं सिविलाइजेशन गिरी थी, उसको कंपेयर किया. यहाँ पे ऋग्वेदा लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ये PDF के अंदर आ नहीं पा रहा, ऋग्वेदा लिखा है. ठीक है, उसको कंपेयर किया ऋग्वेदा से. ठीक है, और ऋग्वेदा से उन्होंने कंपेयर किया. बस आपको यही याद रखना, किसने कंपेयर किया था? R.A.M. व्हीलर ने. ठीक है, और इन्होंने यहाँ से एक चीज़ पाई थी कि इसमें ऋग्वेदा के अंदर पुर का मेंशन किया गया, PUR, पुर. ठीक है, इसका मतलब होता है, पुर का मतलब होता है हमारा फोर्ट. ठीक है, फोर्ट. ठीक है, और जो हमारे इंद्र थे उन्हें हम कहते थे वॉर गॉड, यानी कि पुरमदरा. पुरमदरा का मतलब होता था फोर्ट डिस्ट्रॉयर. ठीक है, तो जो इंद्र थे ही वॉज नोन एज पुरमदरा. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? फोर्ट डिस्ट्रॉयर. ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, फोर्ट डिस्ट्रॉय याद रखना है. ठीक है, इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ये बेसिकली कैसे डिस्कवर हो पाया. ठीक है, तो सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंगम था, जिसने जो हमारा DG था ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो DG था, इसने बेसिकली अपना अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो था वो वहाँ से इंटरेस्ट अपना ज़्यादा दिखाया, और लेटर जो पीरियड था उससे ज़्यादा पढ़ा इसने, और जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स के जो लिटरेचर थे उन्हें ज़्यादा पढ़ा था. ठीक है, क्योंकि हालांकि जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स थे जो ज़मीन के अंदर दबे हुए थे उस टाइम तक, जो डिस्कवर नहीं हुए थे, वहाँ पे कई बार वो ज़मीन के अंदर से निकल आते थे. जैसे कोई फ्लड आ गया या फिर कोई खुदाई हो रही है ऐसी झटके से, तो कोई पॉटरी निकल आती थी, कोई कुछ चीज़ निकल आती थी. ठीक है, बट उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके बावजूद भी. ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा ये लिख रखा है. ठीक है, बट और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी कि हरप्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन. यह चीज़ आपको याद रखनी कि हरप्पन का एक जो सील था, जहाँ पे आप ये देख भी सकते हो, ये वाला सील एक कनिंगम को गिफ्ट भी किया गया था. किसके द्वारा? एक इंग्लिशमैन के द्वारा. बट उसने इस चीज़ पे भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. ठीक है, और इसे अपना एक उस टाइम फ्रेम के अंदर फ्रेम करता है, इस टाइम के फ्रेम के अंदर ये फेमिलियर था कि हाँ इस टाइम के अराउंड होगी. इसे नहीं पता था कि इतनी ओल्ड हमारी सील हो सकती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे भी, कनिंगम को भी ये लगता था कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो हमारी गंगा वैली से स्टार्ट होती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स, बहुत लोगों की तरह ये भी यही सोचता था कि इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ द गंगा वैली. गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इज नॉट सरप्राइजिंगली दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पन. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या कि कनिंगम क्या सोचता था कि इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से है? गंगा वैली से स्टार्ट है. ठीक है, उसके बाद जो उसे सील दिया गया था वो किसने गिफ्ट किया था? एक इंग्लिश मैन ने गिफ्ट किया था. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बस इस पैराग्राफ के अंदर. उसके बाद अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हरप्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दयाराम साहनी. ये आपको नोट कर लेना है कि सील किसने डिस्कवर किया था हरप्पा में? दयाराम साहनी नाम के इंसान ने किया था इन अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर दैन दी अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स. ठीक है, जो अर्ली हिस्टोरिक लेवल जो हमारा कनिंगम भाई साहब पढ़ते थे उसके बहुत ज़्यादा ओल्ड था वो. ठीक है, जो हमारा सील्स वगैरह फाइंड किए थे दयाराम साहनी ने. इट वॉज देन दैट दिस सिग्निफिकेंस बिगिन टू बी रियलाइज्ड.
Another archaeologist, राखल दास बैनर्जी, फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से सील किसको पता मिला? राखल दास बैनर्जी। ये आपको नोट कर लेना है। लीडिंग टू कंजर दैट दीज साइट्स वर बीइंग पार्ट इन द सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद करना है कि 1924 के अंदर जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम के DG थे ASI के, यानी कि आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ भाई अब ये सील्स वगैरह फाइंड हो रही है जो कि हमारी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से भी पुरानी है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए इन्होंने अनाउंस किया कि एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करी जाए, ठीक है, इंडस वैली की, ठीक है। एंड एस एन रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी है? तो SN रॉय ने लिखी है। ये भी आपको नोट करना है। और ये वाले जो फ्रेज़ है ये भी आपको नोट करना है। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर दैन ही हैड फाउंड, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये लाइन ये किसने लिखा था? SN रॉय ने लिखा था। क्या लिखा था? मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर दैन ही हैड फाउंड, ठीक है। अब किस में लिखा था? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। In fact, John Marshall's stint as DG of ASI mark a major change in Indian archaeology. दो जॉन मार्शल जो थे उनका DG बनना एक इंडियन आर्कोलॉजी के अंदर एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्क था हमारा, ठीक है। वहाँ से हमारा थोड़ा बहुत पता चलने लगा इतिहास। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया एंड बॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रिएट टू दी फील्ड। तो ये भी पूछ सकता है आपको ग्रीस में कौन से हमारे DG ने वर्क किया था? तो जॉन मार्शल जो था ASI का, उसने वर्क किया था ग्रीस के अंदर, जो उसने अपने ग्रीस के एक्सपीरियंस को इंडिया के अंदर भी यूज़ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दो लाइक कनिंगम ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इन्होंने पैटर्न्स जो थे उन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया, अनलाइक कनिंगम, ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट along regular horizontal units measured uniformly through the mound, ignoring the stratigraphy of the site। ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोग्राफी किसने इग्नोर करी थी? मार्शल ने इग्नोर करी थी। क्यों मैं आपको याद करने को कह रहा हूँ? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, एक इस पर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो बेसिकली जॉन मार्शल ने क्या गलती करी? जो भी आर्टिफैक्ट आते थे ना, उन्होंने एक ग्रुप बना के उन्हें ना एक जगह रखना स्टार्ट कर दिया, बजाय इनके कि उस जो जहाँ से जिस पॉइंट से आर्टिफैक्ट निकला उसकी स्ट्रेटोग्राफी, यानी कि उसकी ज़मीन की खुदाई करके, स्ट्रेटोग्राफी मतलब लेयर बाय लेयर उनकी स्टडी करी जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटोग्राफी ऑफ अ स्मॉल माउंट, यहाँ पे लेयर बाय लेयर हम स्टडी कर रहे हैं इस लेयर के बारे में, इस लेयर को। तो उन्होंने ये ना करके केवल उन्हें आइटम्स जो भी निकले खुदाई करके उन्हें ग्रुप करके एक जगह रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इससे हमारा क्या हुआ? इससे हमारा हुआ ये कि जो इनका कंटेक्स्ट था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फाइंड करी गई, ठीक है। जैसे पॉट था वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड किया गया होगा, कोई बीड थी वो एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड करी गई, तो जो कंटेक्स्ट था वो हमारा इरेलेवेंटली लॉस्ट हो गया, मतलब वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाए। फिर जो अगले DG आए REM व्हीलर, ठीक है, इन्होंने कुछ दूसरी चीज़ करी। इन्होंने क्या करी? इट वॉज REM व्हीलर आफ्टर ही टुक एज द DG ऑफ ASI इन 1944, डेट आपको याद रखनी, हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम। उन्होंने रेक्टिफाई किया कि भाई स्ट्रेटोग्राफी को भी लेना पड़ेगा। व्हीलर रिकग्नाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द माउंट रेदर दैन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, ये कौन थे? एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। ही बॉट हिम विद मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कोलॉजी, ठीक है। तो ग्रीस से अपना एक्सपीरियंस कौन लेके आए थे? मार्शल लेके आए थे। और आर्मी से अपना एक्सपीरियंस कौन लेके आए थे? REM व्हीलर लेके आए थे। द फ्रंटियर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो connection with the present day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. तो major site हमारी कहाँ पर है? पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर है। पूछ सकता है आगे। This has been spurred Indian archaeologists to try local sites in India. An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlement and exploration in Punjab, Haryana, which are added to the list of Harappan sites. While Kalibangan, Lothan, Rakhigarhi and most recently Dholavira have been discovered. तो most recent हमारी डिस्कवरी कौन सी है? धोलावीरा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में आपको क्या चीज़ याद रखनी है? एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, रादर इट इज़ द मटेरियल एविडेंस टू अलाउ द आर्कोलॉजिस्ट टू बेटर कंस्ट्रक्ट हरप्पन लाइफ, ठीक है। तो हमारे जो क्या है, इन्होंने क्या है कहा है कि जो हमारी स्क्रिप्ट है ये इससे ज़्यादा जो हमारी मटेरियल एविडेंस है जो हमें वहाँ पे मिल रहा है खुदाई में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी उसने ज़्यादा हेल्प किया हमारे आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ की कल्चर को समझने में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ने नहीं किया। आप कई लोग स्क्रिप्ट देख के टिक मार दोगे, बट नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट ने नहीं किया, बट कि हमारे जो मटेरियल एविडेंस था उसने किया, ठीक है। The Harappa, it is not the script that helps in understanding the ancient civilization, rather it is the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. These material could be pottery, कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं ये? This material could be pottery, tools, ornaments, households, objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose
स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, बॉन्ड, क्ले, मेटल्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कपड़े होते हैं, लेदर होते हैं, ये सब तो डिके हो जाते हैं इतने टाइम के बाद, बट जैसे स्टोन हो गया, बॉन्ड क्ले हो गया, टेराकोटा हो गया, मेटल्स हो गया, ये सर्वाइव कर जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे, other things would probably be recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such findings are accidental rather than typical. क्लासीफाइंग फाइंड्स। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में हमें एक बेसिकली क्या बता रखा है कि जो भी यहाँ पे मटेरियल निकलते थे हरप्पन साइट्स में, उन्हें दो फंक्शंस में डिवाइड कर रखा है, दो या फिर टर्म्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड दूसरा है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ये इन चीज़ पे आपको इन दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इस पैराग्राफ में वही एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, Problems in interpretation. The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct religious practices. Archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. This included terracotta figures of women, heavily jeweled and some with elaborate head dresses. These were regarded as mother goddess. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी कि मदर गॉडेस हम किसे कहते थे? मदर गॉडेस हम कहते थे टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन को, जो कि हेवीली ड्रेस थी और सम एलाबोरेट हेड ड्रेसेस थी, जिसकी फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली चीज़। ठीक है, इसे मदर गॉडेस कहते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रादर रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन नी सच एज द प्रीस्ट किंग वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड। इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। दिस इंक्लूड द ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ग्रेट बाथ है और जो हमारा फायर अल्टर है, इनका क्या था? हमारा रिचुअल सिग्निफिकेंस था, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, और ये कहाँ से फाइंड करेंगे? ग्रेट बाथ और फायर अल्टर हमारे कालीबंगन और लोथल से फाइंड करेंगे, ये आपको याद रखना है। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes, others with plant motif are thought to indicate nature worship. तो प्लांट मोटिव से हमें क्या पता चलता है कि नेचर की वर्शिप हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। सम एनिमल्स सच एज वन हॉर्न एनिमल आर ऑफ्टन कॉल्ड यूनिकॉर्न, ये आपको याद रखना। वन हॉर्न एनिमल को क्या कहते थे? यूनिकॉर्न। डिपिक्टेड ऑन सील सीम टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर। इन सम सील्स In some seals, a figure shown seated cross-legged as a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva. तो Proto-Shiva हमारे yogic posture में थे, ये आपको याद रखना है। That is an early form of one of the major deities of Hinduism. Besides, conical stone objects have been classified as linga. तो conical stone objects को हम कैसे classify करते हैं? लिंगास, जो हमारे शिवलिंग होते हैं उस टाइप के चीज़ों के कंपैरिजन में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें, लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस एट द प्रोटोशिवा सील्स। द अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेदा दैट इज कंपाइल्ड बिटवीन 1500 to 100 BC mentioned a god named Rudra which is named used for Shiva in the later Puranic traditions. However, unlike Shiva, Rudra is in Rigveda neither depicted as Pashupati नॉर एज अ योगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग कई लोग समझेंगे कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि हम रुद्र शिव जी को पशुपति भी बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं, बट ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग रुद्र, जो रुद्र की बात करी गई है, रुद्र को हमने ऋग्वेदा ने ना तो पशुपति के साथ लिंक किया है, ना ही योगी के साथ लिंक किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन अदर वर्ड्स, दिस डिपिक्शंस डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो लिंगा क्या है यहाँ पे ये बता रखा है, लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा। और जो प्रोटोशिवा सील की बात कर रहा है वो ये वाली सील की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के कोई इंसान है जो हमारा योगिक पोजीशन में है, उसके आसपास कई सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट है, ये हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस है, ये हमारा बफेलो है, ये हमारा टाइगर है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें। और यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है जो कि अनडिसाइफर्ड है। उसके बाद जो हमारा शमन है, ये आपको याद रखना है। शमन्स आर मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। तो आपको क्या रखना है कि शमन कौन थे? जिनके पास शमन कौन थे? जो बेसिकली हमारे मैन या फिर वुमेन थे जिनके पास मैजिकल पावर थी या फिर हीलिंग पावर थी, ये आपको याद रखना है। और जो लिंगास की बात करी जा रही थी, वो जो कॉनिकल शेप्ड हमारे वो थे स्टोन्स थे, वो ये थे जिनकी आप पिक्चर हमें पे देख सकते हो। उसके बाद आपको ये भी देखना है जो फिगर्स हैं कि ये जो बुलक कार्ड वाली जो फिगर है, ये हमारी किससे बनी हुई है? टेराकोटा से बनी हुई है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फार्मिंग में बुलक कार्ड्स की यूज़ होता था। ठीक है, ये आपको ये पता चलता है इस टेराकोटा फिगर से। ठीक है, उसका जो हमारा चैप्टर है वो अब एंड होने पे आ गया है। ठीक है, जिसमें ये टाइमलाइन दे रखी है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जैसे लोअर पैलोलिथिक पीरियड कब से था? 2 मिलियन BP से था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। न्यूलिथिक कब था? 10,000 पे था। ये सारी चीज़ें। टाइमलाइन 2
देख लेना आपको, जैसे मिस्टर वत्स बिगिन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा कब 1921 में, ठीक है। उसके बाद आर.एम. व्हीलर कब आए थे 1946 में, थोड़ा बहुत आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो हमारी कौन सी होगी, अगली वीडियो हमारी इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे PYQ उनसे रिलेटेड होगी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाली वीडियो के बाद एक बार अगले दिन इस पूरे चैप्टर को खुद से पढ़ना है और उसके नोट्स बना लेना है, ठीक है। और ताकि जो आप नेक्स्ट वीडियो देखो उसमें आप क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, पहले स्लाइड में क्वेश्चन होंगे, दूसरी स्लाइड में उस क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली स्लाइड में जब क्वेश्चन होंगे वीडियो को पॉज करके उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और कॉपी के अंदर अपना स्कोर्स भी लिख सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। उसका जो अगली स्लाइड है उसमें तो आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर वहाँ से जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, जैसे आपने किसी क्वेश्चन में गलत किया होगा या फिर आपने जैसे साइड से ढंग से नोट नहीं किया होगा, तो आपको वो चीज़ लिखनी है कि मैंने राखीगढ़ वाले क्वेश्चन में गलत किया, उसके बाद मैंने टेराकोटा फिगर कौन सी थी वो आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इस टाइप करके आपको नोट्स में लिखना है और उन क्वेश्चंस को मार्क करके दोबारा इस बुक से पढ़ना है और आप ऐसे कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपको ये नाम याद रखना है, अमलनंदा घोष। अमलनंदा घोष AMLANANDAGHOSH। अमलनंदा घोष जो थे, इन्होंने ये वो बंदे थे हु वाज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, उस बुक के अंदर नोट दे रखा, तो मैंने कहा कि एक बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।